हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड वन दरोगा की इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट को और आज ये हमारा सेट 5 यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले हम 4 सेट को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। जैसे कि हमें पता है जो हमारे एग्जाम की डेट है वो 20 अप्रैल 2025 है। ठीक है, आज से कुछ दिन ही हमारे एग्जाम के लिए बचे हैं, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। बल की मात्रा क्या होगी? देखो हमारे पास टी दे रखा है, टी बराबर 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान, इट मीन्स हमारे पास एम दे रखा है 5 केजी। यदि यहाँ पे मैं इसको लिखूं तो टी बराबर आपके पास गिवन है 5 सेकंड, एम है आपके पास मास 5 केजी। उसके साथ साथ ये कहता है कि वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड, इट मीन्स जो v1 की वैल्यू है वो है आपकी 6 मीटर पर सेकंड और से 8 मीटर प्रति सेकंड, इट मीन्स जो v2 की वैल्यू है वो है आपकी 8 मीटर पर सेकंड कर देता है। अब देखो ये पूछता है कि बल की मात्रा क्या होगी। हमें पता है सिंपल एक फॉर्मूला, जो F है आपका बल, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, F इक्वल टू m इंटू ए। अब देखो हमें यदि फोर्स का पता करना है तो इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए ए की, क्योंकि हमारे पास एम तो गिवन है, मास हमारे पास 5 केजी है। अब हम ए को यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए यहाँ पे त्वरण हो जाएगा। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। इट मीन जो ए है आपका, इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टी। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो v2 की जो वैल्यू है वो है आपकी 8 माइनस 6 अपॉन हो जाएगा आपका 5। ओके सॉरी 5 नहीं, ये सेकंड दे रखा, जो टाइम दे रखा वो है आपका 2 सेकंड। ठीक है, ये आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लो, ये 2 सेकंड है। अब 8 माइनस 6 हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि यूनिट जो होगी एक्सीलरेशन की वो मीटर पर सेकंड होती है। इट मीन्स यदि हमें फोर्स पता करना है तो मास की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू जो त्वरण आया वो है आपका 1। ओके, तो एफ की वैल्यू होगी वो जाएगी आपकी 5 इंटू 1, तो 5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? प्लायन वेग, इसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें प्लायन वेग की, तो वह वेग जिससे यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से भेजा जाए, पृथ्वी से इतना वेग दे दिया जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए, ठीक है, और वापस लौट कर ना आए, तो इसको हम प्लाइन वेग कहते हैं। इट मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, हम पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स या जो ग्रेविटी वाला क्षेत्र है उसका, उससे बाहर ही उसको फेंकना चाहते हैं कि दोबारा वो अर्थ की ग्रेविटी वाले फील्ड में ना आए, तो उसको लिए हम उसको किस वेग से भेजेंगे, वही उसका प्लाइन वेग होगा। ठीक है, यदि हम बात करें पृथ्वी के प्लाइन वेग की, तो ये हो जाएगा आपका 11.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर, ठीक है, 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देखो अर्थ है, तो अर्थ पर यदि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है या जो उसका फोर्स उस पर काम कर रहा है, सपोज एक्स कर रहा है, तो यदि हम बात करें मून पे, चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे जो बल लगेगा इस वाले ऑब्जेक्ट पे, एक्स पे, तो एक्स अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर लगने वाले बल का 1/6 टाइम। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो पृथ्वी पर जो 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो चंद्रमा है उस पर जो इस वस्तु का भार होगा या जो बल लगेगा वो हो जाएगा आपका 600/6, क्योंकि 1/6 होगा, तो 100/6 हो जाएगा आपका 100। तो इट मीन्स जो आपकी ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु है जिसका भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है या उस पर 600 न्यूटन का बल लग रहा है, तो चंद्रमा की सरफेस पर उस पर जो बल लगेगा वो लगेगा आपका 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो वस्तु का भार होता है वो होता है आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पंप 1000 किलोग्राम पानी को 20 मिनट में, ठीक है, हमारे पास मास दे रखा है 1000 किलोग्राम और टाइम दे रखा 20 मिनट में 12 मीटर तक उठाता है, पंप की शक्ति कितनी होगी? देखो सिंपल हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है आपका W अपॉन टी। ये हमारे पास
डब्ल्यू और टी की वैल्यू आ जाए तो हम यहाँ पे पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर क्यों कैलकुलेट करनी है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रखा है कि शक्ति कितनी होगी। ठीक है, अब देखो फर्दर जो डब्ल्यू होता है आपका वर्क, इसको हम लिखते हैं एम जी एंड एच, मास, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी एंड हाइट। ओके, अपॉन टी हो जाएगा आपका टाइम। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो मास है आपका 1000, ओके, जी है आपका 10, ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनटू हो जाएगा आपका हाइट, तो हाइट दे रखी है आपकी 12 मीटर, अपॉन हो जाएगा आपका टी, तो टी है आपका 20 मिनट। ठीक है, और इस मिनट को हम यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जब का आपका 20 इंटू 60। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 वन जा 12 हो जाएगा वन टाइम, एंड 12 फाइव जा 16। ओके, फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 5 टू जा हो जाएगा आपका 10। ओके, नेक्स्ट 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू आपका बच जाएगा यहाँ पे 100 वॉट। ठीक है, तो जो ये पावर आई वो आई हमारे पास 100 वॉट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम पे बात करें तो ये कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो हीरे में प्रकाश का वेग कितना होगा? देखो यदि हम बात करें अपवर्तनांक की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो कोई भी वस्तु चमकदार होती है तो इसके पीछे का कारण होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। हीरा सबसे अधिक चमकदार होता है क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास अपवर्तनांक दे रखा है 2 है, तो हमें पता करना है कि हीरे में प्रकाश का वेग कितना होगा। देखो यदि हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका म्यू इक्वल टू सी अपॉन एन, सी अपॉन भी। ओके, अब देखो हमें फाइंड आउट करनी है भी की वैल्यू। भी क्या है यहाँ पे? तो भी है आपका प्रकाश का वेग। ओके, भी प्रकाश का वेग है, सी है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, और म्यू है आपका यहाँ पे अपवर्तनांक। ओके, यदि हम सी की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है सी। ये आपके पास सीधे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सी का मान क्या होता है। इट मीन्स निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये कांस्टेंट जब भी आप क्वेश्चन करोगे ये आपको ये याद रखना है ना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वहां पे भी ये इसको पूछ सकता है। म्यू आपके पास है 2, क्यों? क्योंकि जो म्यू है वो अपवर्तनांक होता है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 वन 2 पॉइंट, और 0 इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10। इट मीन्स जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका समतल दर्पण को 30 डिग्री पर घुमाने पर, ठीक है, थीटा आपके पास गिवन है, 30 डिग्री पर घुमाने पर प्रकाश परावर्तित होगा। देखो जब भी हम बात करें समतल दर्पण की, ठीक है, समतल दर्पण को जब भी आप घुमाओगे तो उसके प्रकाश में जो परावर्तन होगा वो आपका हो जाएगा 2 थीटा के बराबर। ठीक है, यदि आप थीटा एंगल से उसको घुमाओगे तो चेंज हो जाएगा 2 थीटा। लेट अस सपोज हमारे पास गिवन है कि जो दर्पण को 30 डिग्री पर घुमाया जाता है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 30। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 30 हो जाएगा 60। इट मीन्स जो प्रकाश को परावर्तन होगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि ये बात करें कि थीटा इक्वल टू आपका 60 रख दें या थीटा इक्वल टू 50 रख दें, ठीक है, तो फिर प्रकाश में परावर्तन कितना होगा? तो हमें पता है कि प्रकाश में जो परावर्तन होगा समतल दर्पण को घुमाने पर वो होता है आपका 2 थीटा। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 50। ओके, तो 2 इंटू 50 हो जाएगा आपका 100 डिग्री। इट मीन्स जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो आपका 100 डिग्री पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वस्तु 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है तथा अन्य 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? हमें पता है कि जो वस्तु की औसत चाल होती है, इट मीन्स जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं। एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें तो ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा आपका टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम, इट मीन्स कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, है ना, कुल लिया गया समय। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? तो वो है आपका 16 मीटर, जो कि फर्स्ट 2 सेकंड में चलेगी, और जो सेकंड 4 सेकंड में चलेगी तो वो है आपका 16 मीटर। तो 16 प्लस 16 हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम है आपका 2 सेकंड, प्लस हो जाएगा आपका 4 सेकंड। ओके, इक्वल फर्दर कैलकुलेट करें तो 16 प्लस 16 32, अपॉन हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 से 32 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 5 30,
पॉइंट लगेगा, 0 इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 3 3 ये आ जाएगा, है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल डिवाइड है, आप डिवाइड करके इसको देख सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।